हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस क्लास में। हम अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं। सीजी बोर्ड का जो मैथ्स का है उसमें चैप्टर 3 है। आपका क्या है? चैप्टर का नाम एक चर का द्विघात समीकरण। उसमें हमने बहुत सारा चीज़ों को पढ़ लिया है। अभी हम लास्ट में उसके लिखित प्रश्न जो है उसको पढ़ने वाले हैं। पढ़ लिए हैं, एक प्रश्न हमने पढ़ भी लिया है। एक प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। प्रश्न क्या है आपका कि दो क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 164 है। तो वो संख्या क्या करना है, आपको ज्ञात कर कर बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न जो है 2023 में आया हुआ प्रश्न है। लिखा है, आप देख पा रहे हैं। तीनों ही सेट में पूछा गया था, ए, बी और सी तीनों सेट में था। बड़ा प्रश्न था, 2023 में पूछा गया है। संभावना है कि फिर से पूछ दें, क्योंकि वो ऐसा ही करता है, 1, 2, 3 सालों को छोड़कर बीच में गैप करके उससे पिछला वाला को वो पूछ देता है। अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझना, नोट करना और नोट करने के बाद बार बार उसको क्या करना, फिर प्रैक्टिस करना। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न में बोला क्या जा रहा है। दो क्रमागत समधनात्मक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बोल रहा है। यहाँ पर देखिए 3-4 शब्द लिखा है। एक लिखा है प्राकृतिक संख्या, धनात्मक, सम, क्रमागत। सबसे पहले हम एक एक करके उसके अर्थ को समझ लेंगे कि आखिर उसमें बोला क्या जा रहा है। जब प्रश्न को आप समझ जाओगे अच्छे से तो फिर बनाने में वो सरल लगता है। समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि हमें करना क्या है उस प्रश्न में। देखिए, किसकी किसकी बात हो रही है? एक प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है। जो कैसा है? जो बोल रहा है कि वो सम भी होना चाहिए, धनात्मक भी होना चाहिए और क्रमागत भी होना चाहिए। दो संख्याओं की बात हो रही है, दो प्राकृतिक संख्याओं की। इससे पिछले क्लास में मैंने पिछला जो वीडियो डाला है उसमें देखिएगा, ऐसा ही एक प्रश्न है जिसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में ही उसमें पूछा गया था। उस प्रश्न में उसमें भी लगभग ऐसा ही था। प्रश्न में क्या था? दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात किया गया था उस प्रश्न में। इस प्रश्न में भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात किया जा रहा है, पर साथ ही साथ उसमें दो नया शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या आप देख पा रहे हो कि एक लिखा है सम और एक लिखा है धनात्मक। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो आपने 2-3 वीडियो में देख लिया है, मैंने आपको समझाया भी है प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि प्रकृति में उपस्थित सभी प्रकार की वस्तुओं को गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनने के लिए जब भी आप गिनती चालू करोगे, कहाँ से चालू करते हो? 1 से। यानी कहाँ से चालू होगा ये? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसा। और गिनने के लिए जो वस्तु है जिनको हम गिनेंगे, अब वस्तु कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जैसे कि आसमान में अगर तारे को अगर हमें गिनने के लिए कहा जाए तो हम उसे गिन नहीं सकते, आप सब जानते हो। क्यों? क्योंकि वो इतने सारे हैं कि हम उसको गिन के कभी ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो जिनको हम गिन नहीं सकते उसको हम क्या बोलते हैं? अनगिनत बोलते हैं। उसको हम और एक शब्द से क्या बोल सकते हैं? अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। देखिए, प्राकृतिक संख्या अभी अभी हमने समझा कि प्राकृतिक संख्या यानी गिनती वाली संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से चालू होती है? 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा करके कहाँ तक? अनंत तक। अब देखिए, ये होगी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या सदैव धनात्मक ही होती है। हम जानते हैं कि गिनने के लिए 1, 2, 3, 4 प्लस में गिनते हैं, माइनस में हम उसको गिनते नहीं है। अब बात हो रही है किसकी? क्रमागत। तो पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था कि क्रमागत होता क्या है। इसमें भी एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्रमागत क्रम से आगे वाला, उसके नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। क्रमागत यानी क्रम से आगे वाला। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखी हूँ 1, 2, 3, 4, तो 1 का क्रमागत, 1 के आगे में कौन है? 2, 2 के आगे में है 3, इसके आगे में 4, 4 के आगे 5, 5 के आगे 6, 6 के आगे 7, 7 से आगे कौन सा होगा? 8 होगा।
एक से आगे में 3, 4, 5 भी है, 3 के आगे में 6, 7, 9, 10 भी है, लेकिन बात किसकी हो रही है? क्रमागत यानी क्रम से ठीक उसके सामने वाले की बात हो रही है। हम जानते हैं कि ये जो क्रमागत है, ठीक देखिए 2 के सामने में कौन है? 3 है, यानी 2 का क्रमागत 3, 4 का क्रमागत 5, 5 का क्रमागत क्या होगा? 6 होगा। तो ये क्रमागत मिलता कैसे है? देखिए, अगर मैं इस 2 में +1 कर दूं तो उससे आगे वाला आपको मिल जाएगा। अगर मैं 3 में +1 कर दूं तो उससे आगे वाला, 4 में +1 करने से उससे आगे वाला, फिर ऐसे +1 यानी +1 करते रहने से हमें उससे ठीक आगे वाला, क्रम से आगे वाला मिलता है। कोई भी क्रमागत संख्या अगर आपको ज्ञात करना है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बोल दे कि एक संख्या है 22, उसका क्रमागत ज्ञात करके बताइए, तो 22 में आपको क्या करना है? एक को जोड़ देना है, तो 22 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा? 23, यानी 22 का क्रमागत क्या हुआ? 23 हुआ है। अब देखिए, क्रमागत ऐसे ज्ञात करते हैं। अब देखते हैं और क्या लिखा है। क्रमागत के बाद एक शब्द लिखा है, वो क्या? सम। सम संख्या, आप सब जानते हो सम संख्या क्या क्या होती है? वह संख्या जिसकी इकाई में या तो 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 होता है, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होती है। यहाँ पर सबसे शुरू में प्राकृतिक संख्या की बात कही गई थी, तो हमने प्राकृतिक संख्या को देखा कि कहाँ से चालू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या में देखिए, प्राकृतिक संख्या में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, पर ये जो 3 है ये तो सम संख्या नहीं है, न तो एक सम संख्या है। यानी प्राकृतिक संख्या देखिए सम 2, 4, 6 दिख रहा है, ये जो 1, 3, 5, 7 है, ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो प्राकृतिक संख्या सम और विषम दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है इस गणित में कि हमें प्राकृतिक संख्या तो देखना है, लेकिन वो किस प्रकार की प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए? सम होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या तो धनात्मक ही है, उसको तो लिख लिया हमने। अब बात हो रही है सम संख्या, यानी अगर मैं बात करूं किसकी? 2 की, तो 2 किस प्रकार की संख्या है? सम संख्या। प्राकृतिक संख्या भी है और सम भी है, यानी ये एक सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। 4 एक सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ठीक उसी प्रकार 6, 8, 10, 12, 218, 2032 ये सब क्या होगा? आपका सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या होगा। अब बात हो रही है किसकी? क्रमागत की। तो देखिए, सबसे पहले अभी सम संख्या की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम सम को क्लियर कर लेते हैं। इतना तो जान गए हैं कि इकाई में या तो 0 या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8 होना चाहिए, पर हमारे पास तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, सम भी है, विषम भी है। तो जो हम नियम को अभी लागू करने वाले हैं, वो दोनों में वो लागू होता है कि नहीं, उसको भी आपको क्या करना होगा? ध्यान में रखना होगा। देखिए, सम संख्या तो ये 2 तो सम संख्या है, ठीक है। अब सम संख्या का क्रमागत बोल रहा है, क्रम से आगे वाला वो भी कैसा होना चाहिए? सम संख्या ही होना चाहिए। तो देखिए, क्रमागत, ठीक क्रमागत के लिए तो हम +1 +1 +1 करते हैं, लेकिन बोल रहा है कि क्रमागत तो लाना है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वो जो नया संख्या मिलेगा क्रम से आगे वाला, वो भी क्या होना चाहिए? सम ही होना चाहिए, विषम नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं 2 में +1 करूं तो मिल जाएगा 3। अब 3 कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। हमें चाहिए क्या? सम संख्या। तो हम 2 में क्या जोड़े कि सम होगा? तो देखिए, 2 में अगर मैं +2 करूं तो क्या होगा? 4, जो कि एक कौन सी संख्या है? सम संख्या। अब इससे आगे वाला ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा? +2 करना होगा, 6। इससे आगे वाला ढूंढने के लिए +2 करेंगे, इससे आगे वाला ढूंढने के लिए +2 करेंगे, तो कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। यानी अगर सम क्रमागत ढूंढना है, खाली क्रमागत बोलेगा तो +1 +1 करने से क्रमागत हो जाता है, लेकिन अगर बात हो रही है सम क्रमागत, तो देखिए शुरू संख्या अगर हम मानते हैं कि अगर 2 है, तो उससे आगे वालों को ढूंढने के लिए क्या करना होगा? आपको उसमें +2 करना होगा।
+2 +2 +2 करने से ठीक उससे आगे वाला सम संख्या आपको क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ एक समझने वाली बात है, ये तो ठीक है, चलिए ये क्रमागत की बात हुई और ये हो गई क्या, सम क्रमागत की बात हो गई है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि ये जो मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो शुरू संख्या क्या है, 2 है। मैंने 2 बोला तो आपने उससे आगे का ढूंढ के बता दिया कि 2 के आगे वाला 4 और 4 के आगे वाला 6 होगा। जब तक मैं इस संख्या को आपको ना बोलूं तब तक आप उससे आगे कैसे बोलोगे। अगर मैं खाली बोलूं कि चलिए सम क्रमागत संख्या बताइए, तो किसकी सम क्रमागत बताना है, सबसे पहले तो वो मालूम होना चाहिए कि 6 का बताना है कि 12 का बताना है कि 218 का बताना है। जब तक मैं आपको एक संख्या नहीं बोलूंगी आप उससे आगे वाला बोल नहीं सकते हो। तो ये जो संख्या जो है, ये जो 2 मैंने बोला, अब आप ये भी जानते हो कि गणित बनाते समय हम जो भी संख्या को सोचते हैं मन में या जिसको हम मानकर गणित को बनाते हैं उसको हम एक अचर राशि नहीं मान सकते। ये जो 1 2 3 4 5 6 जो गिनती वाली संख्या है इसे हम बोलते हैं क्या, अचर राशि। तो अचर राशि को मानकर हम गणित को बना नहीं सकते। गणित को बनाने के लिए सदैव आपको क्या करना होगा, एक चर राशि मानना होगा। चर राशि मानकर ही आप क्या कर सकते हो, गणित को बना सकते हो। चलिए अब देखिए, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 बोला तो आपने फटाफट आपने दिमाग में कैलकुलेशन किया और बता दिया कि अगला वाला 4 होगा। अगर मैं बोलती हूँ 12 तो 12 से आगे क्रमागत सम क्या हो जाएगा, 12 + 2 14। लेकिन अगर मैं 2 ना बोलूँ ना ही मैं 12 बोलूँ, क्योंकि ये तो अचर राशि है, आपको क्या मानना पड़ेगा, किसी एक चर राशि को मानना होगा। तो हमने माना कि प्रथम प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ एक ये भी समझना है, देखिए ये जो x है, ये जो x है, क्योंकि हमें किसी एक संख्या को मानना है, चर राशि को मानना है, तो अगर हम पहले वाले को x मानते हैं कि प्रथम वाला है x, तो द्वितीय वाला क्या हो जाएगा, जैसे प्रथम वाला x को अगर प्रथम वाला 2 है तो द्वितीय वाला उससे क्रम से आगे वाला क्या होगा, 2 + 2। तो अगर प्रथम वाला को अगर हम x माने तो इससे आगे वाला क्या होगा, इसमें क्या किया हमने, 2 को जोड़ा, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, 2 को जोड़ना होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ये भी समझना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सरल है, शुरू में थोड़ा सा लगेगा कंफ्यूजन होगा लेकिन आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा। ये जो चर राशि जिसको हम मान रहे हैं x, किसको, प्राकृतिक संख्या को। अब ये जो x है, x का मान तो हम जानते नहीं है कि फिक्स नहीं कितना होगा, कि 2 ही होगा कि 4 ही होगा कि 6 होगा। x में तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। x का कोई निर्धारित मान नहीं है कि वो सदैव धनात्मक ही मिलेगा या फिर सदैव वो सम संख्या ही मिलेगा, वो विषम भी मिल सकता है। तो वो संख्या विषम मिल गया, मान लीजिए हमने तो माना है कि प्रथम वाला x है, पर x का कोई फिक्स मान तो है ही नहीं कि 2 ही होगा या 4 ही होगा, किसी में तो 1 भी मिलता है, किसी में 3 भी मिलता है। तो देखिए पहले आपको ये समझना है कि ये जो मेरा x है ये सम संख्या है कि नहीं है। ये 2 4 6 8 को तो देखकर हम समझ गए कि ये सम संख्या है, क्योंकि हमने परिभाषा बचपन से पढ़ के रखा है कि किसी संख्या की इकाई में या तो 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8 होने से वो सम संख्या होता है। अब ये जो चर राशि हमने माना, अब इसकी इकाई में क्या होगा हम तो जानते नहीं है, तो ये तो सम भी हो सकता है और ये विषम भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये निर्धारित करेंगे कि ये जो चर हमने मान के रखा है ये सम है कि नहीं है। अब यहाँ पर समझिए, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 जो कि प्राकृतिक संख्या है, जिसमें सम भी है और विषम भी शामिल है। तो देखिए ये 1 विषम तो 2 सम, 3 विषम तो 4 सम। तो हम ऐसा क्या काम करें कि ये संख्या किसमें परिवर्तित हो जाए, सम में परिवर्तित हो जाए। हम दोनों में लागू करके देखेंगे, जो काम हम अपने से करने वाले हैं अभी उसको हम सम संख्या में भी लागू करके देखेंगे और उसको हम विषम संख्या में भी, कि वो विषम वाला सम बनता है कि नहीं और सम वाला सम रहता है कि नहीं। समझिए देखिए, एक मैंने संख्या लिखा 1
3, 5, एक तरफ विषम संख्या लिखा और एक तरफ मैंने सम संख्या लिख दिया। ये तो ठीक है, सम है ही है। इस विषम को अगर हमें सम बनाना हो तो ऐसा हम अपने से क्या काम कर सकते हैं? जो काम हम अपने से करेंगे वो इसमें भी करना होगा, वो इसमें भी करना होगा। देखिए, अगर मैं अपने से काम ये करूं कि अगर मैं इसमें +1 कर दूं, +1 करने से हम देख रहे हैं कि ये 2 हो गया, ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, ये सम संख्या बन गया। विषम को अगर सम बनाना है तो इसमें +1 करने से वो सम बन जाता है। लेकिन जो काम हमने इसमें किया वो काम आपको इसमें भी करके देखना है कि सही में ये भी इसमें भी वो लागू होता है कि नहीं, कि सम वाला सम बना रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर मैं +1 करूं तो ये जोड़ के 3, ये 5 और ये 7 हो गया। यानी जो +1 वाला काम हम करें अगर अपने से तो ठीक है, विषम वाला तो सम में बदल जाता है पर सम वाला भी सम बन जाता है। जबकि हमें सम को तो सम ही बनाए रखना है गणित के हिसाब से कि केवल सम संख्या को लेकर गणित बनाना है। तो ये +1 वाला काम नहीं किया। अब अगर हम देखें कि ठीक है, +1 तो काम नहीं किया, लेकिन अगर हम ऐसा काम करें कि इसमें -1 कर दें, -1, ये -1, ये -1, ये -1, तो आप देख रहे हो कि इसको घटाने से 2 बच गया और इसमें से घटाने से 4 मिला। तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 और इसमें 4 यानी ये सम में परिवर्तित हो गया। अब वही काम हम उसके लिए भी करके देख लेते हैं कि सम में अगर हम एक एक को घटाएं तो वो सम बना रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर मैं 2 से 1 घटाऊं, 4 से और 6 से, तो आप देख रहे हो यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ पर कितना बचा? 5। सम वाला किसमें परिवर्तित हो गया? विषम में परिवर्तित हो गया। यानी अगर +1 करें तो भी नहीं हो रहा है, दोनों में लागू होना चाहिए, वो ये ध्यान रखना है। हमने -1 किया तो भी काम नहीं किया। अब देखिए, अब क्या काम कर सकते हैं? न तो जोड़ का काम आया, न ही घटाव वाला काम आया। अब हम अगर एक काम करें कि हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें। पहले विषम वाले में करके देखते हैं कि ये 1 दूनी 2, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। और अगर हम सम वाले में भी 2 का गुणा करें तो देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो जो विषम था वो किस में परिवर्तित हो गया? सम वाले में परिवर्तित हो गया। और जो सम संख्या था वो क्या है? सम संख्या ही बना हुआ है। यानी कोई संख्या विषम हो चाहे सम हो, अगर हम उसके साथ में 2 का गुणा करें तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सम संख्या में ही परिवर्तित हो जाता है। तो ये जो x है, ये x तो सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है, हमें मालूम नहीं है। तो अगर हम इसके साथ में 2 का गुणा कर दे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? आपका सम संख्या में परिवर्तित हो जाएगा। 2 का x के साथ जब हम गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 2x मिलेगा। आपको समझना है सबसे पहले कि प्रश्न में क्या क्या बोला जा रहा है। अभी तक हमने गणित बनाना चालू नहीं किया है। गणित बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, जो उसमें बोला गया है, अभी हम केवल उसको समझ रहे हैं, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। देखिए, किसी एक चर को मान के बनाना है गणित, तो हमने मान लीजिए कि प्रथम वाला जो प्राकृतिक संख्या है सम धनात्मक, वो x है। अब x सम है कि नहीं वो कैसे जानेंगे? वो तो किसी प्रश्न में 2 आता है मान, किसी में 3, किसी में 3/5, कुछ भी आ जाता है ना? तो सम है कि नहीं उसको जानने के लिए कि ये जो x है, अभी हमने उदाहरण देखा कि अगर हम विषम हो चाहे सम हो, उसके साथ में 2 का गुणा करने से वो किस में परिवर्तित हो जाता है? सम में। तो इस x के साथ अगर हम 2 का गुणा कर ले तो हम कंफर्म हो गए कि इसका जो गुणनफल होगा, इन दोनों का गुणनफल ये, इनका ये, इनका गुणनफल ये, इसका ये, इसका ये और इसका ये है। इन दोनों का गुणनफल है ये, यानी ये क्या है? एक सम संख्या है। अब ये सम संख्या है तो इसका क्रमागत आने वाला सम संख्या क्या होगा? तो देखिए, अगर शुरू वाला ये होता है तो इससे के आगे वाले को ढूंढने के लिए क्या करते हैं हम? +2 करते हैं। उससे आगे वाले को ढूंढने के लिए +2, उससे आगे को +2 +2। यानी एक अगर सम संख्या मिल गया
तो उसके आगे वाला सम संख्या को ज्ञात कर कैसे कर सकते हैं, उसमें 2 को जोड़ के। तो अगर एक मेरा क्रमागत, एक मेरा सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या है क्या, 2x, इससे आगे वाला मिलेगा कैसे, जब हम इसमें क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। अब देखिए 2x में 2 को जोड़ना है, यहाँ में 2 में 2 को जोड़ दिए तो 4 बन गया, 4 में 2 को जोड़ दिए तो 6 बन गया, 6 में 2 को जोड़ दिए तो 8 बन गया। ध्यान देने वाली बात है कि ये भी अचर और ये भी अचर, तो वो जोड़ के एक ही संख्या बन गया क्या, 4। 4 में जब हमने 2 को जोड़ा तो ये भी अचर, जुड़ के बन गया क्या, 6। पर जब हम इसमें 2 को जोड़ रहे हैं, किसमें, इस 2x में, तो हम इसको जोड़ के एक संख्या नहीं बना सकते हैं। कारण, क्योंकि ये देखिए ये एक चर राशि है और ये एक अचर राशि है। हम चर को अचर के साथ जोड़कर एक संख्या नहीं बना सकते हैं, इसीलिए बच्चे को ये कठिन लगता है। यहाँ तक उसको सरल लगता है कि अच्छा 2 में 2 जोड़ दिए तो 4, 4 में 2 को जोड़ा तो 6 मिल गया। पर जब यहाँ बात आती है यहाँ पर, तो उसको लगता है कि अरे अब क्या हो गया, अभी कुछ हुआ नहीं है। बस समझना आपको ये है कि हम किसी चर के साथ किसी अचर राशि को आपस में जोड़ के एक संख्या नहीं बना सकते हैं। नियम होता है कि चर को चर के साथ ही जोड़ सकते हो, अचर को अचर के साथ में ही जोड़ सकते हो। तो देखिए एक संख्या मिल गया मेरे को 2x, और ठीक उसके आगे वाला सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या जो क्रमागत है क्या मिल गया, 2x प्लस 2। अब गणित हमें जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा काम करेंगे। तो करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक वर्ग समीकरण मिलेगा। फिर उस वर्ग समीकरण को आपका मन कि आप उसको कौन से विधि से बनाना चाहते हो, सूत्र विधि से या फिर मध्य पद को तोड़कर उसको हल करना चाहते हो। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मेन ये बेस था, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए हल करते हैं। 2 संख्या मिल गया, एक मिला 2x और दूसरा मिला हमें क्या, 2x प्लस 2। चलिए हमने जिसको जिसको माना हम उसको लिख लेते हैं। हमने क्या क्या मान लिया, माना 2 क्रमागत सम धनात्मक प्राकृतिक संख्या। क्या क्या माना हमने, 2x माना एक, और अगला क्या होगा, 2x प्लस 2 है। अब प्रश्न जैसा करने के लिए बोलेगा हम वैसा करेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि ये जो संख्या है इनका क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। वर्ग करने के बाद उसको क्या करना है, योग करने के लिए बोल रहा है। ऐसा करने से आपको कितना मिलेगा, बोलता है वो 164 मिलेगा। करते हैं। दोनों संख्या, एक संख्या है 2x इसका वर्ग और दूसरा संख्या है 2x प्लस 2 इसका वर्ग। दोनों को जोड़ने से मिलेगा कितना, बोल रहा है 164 मिलेगा। जैसा प्रश्न में बोला गया है हमने वैसा कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर 2x का वर्ग यानी इन 2x को आपस में कितने बार गुणा करना है, 2 बार, प्लस यहाँ पर 2x प्लस 2। देखिए ध्यान से देखिए कोष्टक के अंदर में कितने पद है, 2 पद है, पूरे के घात में क्या है आपका 2। तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक सूत्र के जैसा दिखेगा आपको। कौन सा सूत्र, a प्लस बी पूरे का घात 2, इस सूत्र के रूप में आपको दिखेगा। हम जानते हैं कि ये जो सूत्र है इसका मान क्या होता है, a का घात 2 प्लस 2ab प्लस b का घात 2। सूत्र अगर इस रूप में होता है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर अगर इस रूप में है तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देख पा रहे हो कि ये इस रूप में दिया है, इस रूप में, जहां पर a की जगह पर लिखा है 2x और b की जगह पर लिखा है क्या, 2। अगर हम इन दोनों का तुलना करें तो हम इसको ऐसा इस रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोष्टक का हम कोष्टक लिख देंगे। कोष्टक पहले से हटाइएगा नहीं, लिखे रहिएगा, अगले स्टेप में हटाइएगा, गलती नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, अगर इस प्रश्न में हटा भी दोगे तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन किसी प्रश्न में अगर बीच में माइनस होगा और आप पहले से ही हटा दोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप काम कीजिएगा।
यहाँ पर देखिए a का घात 2 यानी ये जो 2x है इसके घात में क्या होगा 2। सूत्र में प्लस है, प्लस 2 का 2। अब देखिए इन तीनों राशि के बीच में आपको कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो आप सब जान गए हो कि जब दो राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है यानी उनके बीच में होता है क्या, गुणा का चिन्ह है। तो हमने गुणा लगाया, फिर a का मान है 2x, फिर इनके बीच में है गुणा और b का मान है कितना 2। सूत्र में प्लस है तो प्लस, b का मान है 2 तो 2 लिखा, b के घात में है 2 तो 2 लिख दिए और फिर कोष्टक बंद, बराबर में कितना है 164 है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए इन दोनों को गुणा करने से कितना मिला, 4x का घात 2 मिला, प्लस यहाँ पर भी वही चीज है जो यहाँ पे था, देखिए 2x का घात 2 था, यहाँ पर भी 2x का घात 2 है। तो हमने देख लिया कि इनको आपस में गुणा करने से कितना मिलता है। ध्यान रखिएगा गुणा करते समय सबसे पहले चिन्ह का, अध्याय 1 में मैंने आपको सिखाया था कि इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, पहले चिन्ह का गुणा, शुरू प्लस है तो लिखते नहीं है, उसके बाद गुणांकों का, तो इसमें है 2 और इसमें भी है कितना 2, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना होगा 4। और उसके बाद देखिए चर राशि है, समान चर है, तो हम जानते हैं कि जब समान चरों को गुणा करते हैं तो उसके घातों को जोड़कर लिखना होता है। इसके घात में कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी 1, इसके घात में भी क्या है 1 है। 1 और 1 को जब हमने जोड़ा तो कितना मिल गया आपको, 2 मिल गया। अब ये प्लस इसको गुणा करेंगे तो 4x का घात 2, इन तीनों को आपस में गुणा करने से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x प्लस 2 का घात 2 यानी 2 दूनी कितना होगा 4, बराबर में कितना है 164 है। अब देखिए कोष्टक के अंदर में आपको 3 पद दिख रहा है और तीनों ही क्या है, अलग अलग है। हम जानते हैं कि चर को चर के साथ ही जोड़ सकते हैं, वो भी कैसा होना चाहिए, समान, घात भी समान। यहाँ पर दोनों में x तो है पर घात क्या है, अलग अलग है, यानी दोनों आपस में हल नहीं होगा। और ये क्या है, एक अचर राशि है, तो चर और अचर को तो आपस में हम जोड़ नहीं सकते। तो अब इस कोष्टक को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अब कोष्टक हटाने का नियम ये होता है कि कोष्टक के बाहर में सामने में जो भी चिन्ह होता है उसको अंदर के सभी चिन्ह के साथ बारी बारी से गुणा कर लिखना होता है। यहाँ कोष्टक के सामने में है प्लस, ये कोष्टक हटेगा तो इस प्लस का गुणा बारी बारी से सभी के चिन्ह के साथ में कर आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो इसको हल करेंगे तो ये 4x का घात 2, यहाँ इसके सामने में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी क्या है, प्लस है। कोष्टक हटेगा तो प्लस 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 4x का घात 2 प्लस 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 8x प्लस 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 4 बराबर 164। अब देखिए कोष्टक हट गया तो ये एक ही लाइन में आ गया, एक ही बहुपद बन गया। अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या कोई किसी के साथ हल होगा कि नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये दोनों सेम सेम है, देखिए दोनों का चर भी समान, घात भी समान, यानी दोनों को हम आपस में हल कर सकते हैं। हल करने के लिए पहले चिन्ह को देखेंगे, इसके सामने में है प्लस, इसके सामने में भी है क्या, प्लस। हम सब जानते हैं कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी क्या करना है, जोड़ना है। किसको जोड़ेंगे, गुणांकों को जोड़ेंगे। इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 4, 4 और 4 को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 8, चर जैसा है उसको वैसा ही लिख देंगे। अब चिन्ह लगाना है तो दोनों में से बड़ी संख्या देखना है। आप देख पा रहे हो कि दोनों में ही बराबर है तो किसी का भी चिन्ह लगा दीजिए। दोनों के सामने में प्लस है यानी क्या लगेगा, प्लस लगेगा, पर शुरू प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हल होगा नहीं तो इसको हमने 8x लिख दिया, ये प्लस 4 का प्लस 4 और बराबर में कितना है 164। अब आप देख रहे हो कि लगभग वर्ग समीकरण के जैसा दिखने लग गया, बस यहाँ दायां साइड में क्या है, संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण के दायां साइड में क्या होता है, शून्य होता है। तो इसको वर्ग समीकरण बनाने के लिए अब हम इस 164 का क्या कर देंगे, पक्षांतर, दायां से पक्षांतर करके किधर लेकर आएंगे, इसको बायां साइड में। बायां साइड में जो पहले है उसको पहले ही लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है कि पहले जो है उसको लिख लेते हैं। इसका पक्षांतर हो रहा है तो इसके सामने में है प्लस,
पक्षांतर होके बायां साइड में आ जाएगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, वो माइनस में। क्या बन गया, -164 बराबर, जब प्लस माइनस पूरा का पूरा पक्षांतर होता है तब कितना शेष बचता है, 0, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, 0। अब बायां साइड को देखेंगे तो आप देख पा रहे हो कि दो अचर राशि एक जगह पर है, यानी दोनों आपस में हल होगा तो हल कर लेंगे। इसके सामने में है प्लस और इसके सामने में है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी क्या करना है आपको, घटाना है। 164 में से 4 को घटाने से कितना शेष बचेगा, 160। दोनों में से बड़ी संख्या है माइनस में, 164 के सामने में माइनस, यानी इसके सामने में क्या लगेगा, माइनस, बराबर 0। अब देखिए, अब ये वर्ग समीकरण बन गया है, घात 2, घात 1, अचर और फिर बराबर में है 0। वर्ग समीकरण तो है, ठीक है, अच्छी बात है, पर ये यहाँ देखिए इसका गुणांक बहुत बड़ी बड़ी संख्या है। हम चाहे तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं पहले, फिर बनाना चालू कर सकते हैं। आप ऐसा बनाओगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर सरल कर ले इसको, देखिए यहाँ पर जो ये 160 लिखा है, हम इसको 8 गुणा 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 8 गुणा 20 करोगे तो गुणा करने से आपको कितना मिलेगा, 160 ही मिलेगा। मैंने 8 का गुणा के रूप में क्यों लिखा, क्योंकि इसके गुणांक में है 8 और इसके गुणांक में भी कितना है, आप देख पा रहे हो 8 है, तो इसलिए मैंने इसको 8 के गुणांक के रूप में लिखा, गुणनखंडन करके लिखा। क्यों, क्योंकि देखिए अब सबके पास 8 है, तो जो सबके पास होता है हम उसको कॉमन बाहर निकाल के लिख सकते हैं। इसमें से 8 बाहर आ गया तो बचेगा x², इसमें से 8 आ गया तो बचेगा x, इसमें से 8 बाहर आ चुका है तो बचेगा कितना, 20, और फिर बराबर में क्या है आपके पास में, 0। अब अगर हम इस 8 को पक्षांतर कर दे तो आप देख रहे हो यहाँ कोष्टक के बाहर में लिखा है 8, यहाँ पर कोई चिन्ह बीच में नहीं है, यानी क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा किस में परिवर्तित हो जाता है, पक्षांतर होके भाग में, बराबर 0/8। अब किसी संख्या के, अगर किसी बटे वाले संख्या के अगर अंश में 0 होता है तो हम जानते हैं कि इतने का पूरे का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या मिला आपको, x² + x - 20 बराबर में क्या है, 0। अब देखिए ये बन गया क्या, एक वर्ग समीकरण। अब इस वर्ग समीकरण को आप किसी भी विधि से बनाइए, सूत्र विधि से बनाइए या फिर मध्य पद को तोड़कर बनाइए। अगर हम इसको मध्य पद को तोड़कर बनाते हैं, मध्य यानी बीच वाले को तोड़ना होगा, तो सबसे पहले हम देखते हैं a का मान 1 है, b का मान भी है 1 और c का मान क्या है, -b। a b c में बीच वाला कौन सा है, b है, यानी इस b को हमें क्या करना है, तोड़ना है। तो आप सब जानते हो, क्योंकि आपने पढ़ के रखा है, सीख के रखा है कि जब हम मध्य पद को तोड़ते हैं उससे पहले हमें काम करना होता है क्या, प्रथम और अंतिम पद का गुणा। a और c का गुणा करेंगे, a का मान है 1 और c का मान है -20, चिन्ह को ध्यान रखिएगा। गुणा करने से प्लस माइनस माइनस 20 से कम 20 होगा। अब देखिए किसको तोड़ना है, इस b को तोड़ना है, इस 1 को तोड़ना है। 1 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने से वापस आपको यही +1 मिलना चाहिए, और उन दोनों को गुणा करने से आपको कितना मिलना चाहिए, -20 मिलना चाहिए। तो वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, तो ये संख्या हो सकता है क्या, 5 और -4, क्योंकि देखिए 5 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो अगर हल करें प्लस माइनस माइनस होता है, घटाने से 1 बचेगा। दोनों में से बड़ी संख्या है 5, इसके सामने में है प्लस, यानी 1 के सामने में क्या लगेगा, प्लस, यानी जो चाहिए था वो रिटर्न मिल गया। अगर दोनों का गुणा करें तो गुणा करते समय पहले चिन्ह का प्लस माइनस माइनस 5 चौक के 20, गुणा करने से -20 मिलना चाहिए, -20 हमें मिल गया। यानी वो दो संख्या कौन कौन सी है, +5 और -4। हमने किसको तोड़ा, इस बीच वाले पद को तोड़ा, तो इसको कैसे लिखेंगे, x² + 5x - 4x। ये जो एक x था उसी को तोड़ दिया 5x और -4x में, फिर -20 बराबर में 0। अब देखिए
मध्य पद को तोड़कर इसको हल कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि पहले मध्य पद को तोड़ना होता है, फिर उसको क्या करना होता है, गुणनखंडन के रूप में लिखना होता है। तो अगर हम इसको लिखें गुणनखंडन के रूप में, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको x गुणा x, इसको लिखेंगे तो ये 5 गुणा x, इसको लिखेंगे तो 2 गुणा x, और इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 2 गुणा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, और फिर बराबर में 0। ये मैंने कैसे किया आप नहीं जान रहे हो, तो इसको ऐसे करके लिखते हैं, किससे भाग जाएगा, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में, और 5 से कितने बार में, 1 बार में। यानी इस 20 का गुणनखंडन क्या क्या हो गया, 2 गुणा 5, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए, इसके बाद गुणनखंडन करने के बाद हमें क्या करना होता है, कॉमन निकालना होता है, जोड़ा बनाना होता है। इन दोनों का एक जोड़ा, इन दोनों का एक जोड़ा, उस जोड़े में जो भी कॉमन होगा उसको हम कोष्टक के बाहर में लिखते हैं और बचे हुए को कोष्टक के अंदर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसके पास x है, इसके पास भी है x, यानी जोड़ा बन गया, तो एक को बाहर निकाल दिया। इसके पास x है पर इसके पास कोई दूसरा x नहीं है, क्योंकि इसका जोड़ी तो इसके साथ में बन चुका है। इसके पास में 5 है पर इसके पास में 5 नहीं है, यानी जोड़ा बन नहीं रहा है। तो जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, कोष्टक में लिख देंगे। यहाँ x प्लस 5, जो काम हमने यहाँ किया वही काम हमको यहाँ भी करना है। पर यहाँ काम करने से पहले आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना होता है कि जब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो सबसे पहले चिन्ह को कॉमन निकालना है। चिन्ह कॉमन निकालते समय आपको ध्यान ये रखना होता है कि यहाँ मैं प्लस चिन्ह कॉमन निकालूं कि माइनस चिन्ह, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर में। कैसे, समझिए। इनका यहाँ प्रथम यहाँ द्वितीय, मैं इस जोड़े की बात कर रही हूँ और इस जोड़े की बात कर रही हूँ। अगर इसके शुरू वाला जो भी चिन्ह है इसके शुरू वाले में भी वही चिन्ह हुआ, इसके द्वितीय वाले में जो चिन्ह है इसके द्वितीय में भी अगर वही चिन्ह हुआ, समान चिन्ह हुआ, तो आप क्या कॉमन निकालोगे यहाँ पर, प्लस का। लेकिन अगर चिन्ह विपरीत उल्टा हुआ तो देखिए, यहाँ इसके सामने में है प्लस, जबकि यहाँ इसके सामने में क्या है, माइनस, यानी उल्टा है, विपरीत है। यहाँ इसके सामने में है प्लस, यहाँ इसके सामने में क्या है, माइनस, उल्टा है। जब चिन्ह विपरीत होगा तो आप क्या चिन्ह कॉमन निकालोगे, यहाँ पर माइनस, माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा। चिन्ह को ध्यान देना, इन दोनों के जैसा सेम सेम चिन्ह है तो प्लस चिन्ह कॉमन निकालिएगा, इनके जैसा ना होकर उल्टा है, विपरीत है, तो कौन सा चिन्ह कॉमन निकालिएगा, माइनस चिन्ह। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। तो 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर क्या निकाल दिए, इस 2 का भी जोड़ा बन गया तो ये बाहर में आ गया। इन दोनों का कोई जोड़ीदार नहीं है तो इसको किस में लिखेंगे, कोष्टक में। कोष्टक में लिखते समय आपको ये ध्यान ये रखना होगा, महत्वपूर्ण है, नहीं ध्यान रखेंगे गलत हो जाएगा, कि जब भी हम माइनस चिन्ह को कॉमन बाहर निकालते हैं तो जो बचा हुआ संख्या है उसको लिखते समय, कोष्टक के अंदर में लिखते समय उसके चिन्ह को परिवर्तित करके लिखना होगा। यहाँ माइनस में होगा तो यहाँ प्लस के रूप में लिखोगे, और अगर प्लस होगा तो यहाँ माइनस करके लिखोगे। कब, जब आप यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन निकालोगे तब। प्लस चिन्ह कॉमन निकालने से बचे हुए को लिखते समय उसके चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। लेकिन अगर माइनस कॉमन निकालोगे तो उसके चिन्ह को क्या करोगे, परिवर्तित करके लिखोगे। देखो यहाँ पर है माइनस तो लिखेंगे प्लस के रूप में, यहाँ माइनस है तो प्लस लिखेंगे और बचे वाले को लिख लेंगे, और फिर बराबर में क्या, 0। अब देखिए कि आपका दोनों कोष्टक समान है कि नहीं है। दोनों कोष्टक समान हुआ यानी सही बना, समान नहीं है यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है। अब क्या करेंगे, जो गुणनखंडन के रूप में किया था फिर से हम उसको गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ x प्लस 5 बराबर में 0। अब देखिए दोनों कोष्टक समान है, ब्रैकेट समान है, तो हम इसके बदले में एक ब्रैकेट लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। बचे वाले को जब दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे तो यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं लगाना है। यहीं पे गलती करते हैं बच्चे कि जब बचा हुआ को लिखेंगे तो उसको सीधा सीधा दूसरे ब्रैकेट में लिख देना है, यहाँ बीच में प्लस माइनस नहीं लगाना है। बराबर में क्या है आपके पास में 0।
अब आगे हल करने के लिए हमें क्या करना है, बारी बारी से पक्षांतर करना है। आप सब जानते हो, एक बार इसको पक्षांतर कर देंगे और अगली बार में इसको। अगर हम उसको पक्षांतर करें, किसको, इतने को, तो इतने का यहाँ इसके साथ में क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतर होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग। दाया साइड में शून्य पहले से है तो लिख लिया, और बटे में क्या आ गया, x-4। हम जानते हैं कि अंश में शून्य होने से पूरे का मान शून्य हो जाता है। आगे हल करने के लिए 5 का पक्षांतर कर दिया, प्लस है किसमें परिवर्तित हो गया, माइनस में। इन दोनों को हल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -5। ठीक उसी प्रकार इसको हल करेंगे। अभी हम x-4 को रखेंगे और x+5 को पक्षांतर कर देंगे। इस x+5 का इतने के साथ में देखिए क्या हो रहा है, गुणा। पक्षांतर होगा किसमें परिवर्तित हो जाएगा, भाग में। अब अंश में शून्य है तो पूरे का मान क्या होगा, शून्य। आगे हल करने के लिए 4 को पक्षांतर कर दिया, माइनस था किसमें परिवर्तित हो गया, प्लस में। हल करने से क्या मिल जाएगा, x का मान 4। अब देखिए 2 मान मिल गया, एक मान मिला क्या, -5 और एक मान मिला 4। तो आखिर दोनों में से इसका उत्तर कौन सा है। तो देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि सम लेना है, और कैसा लेना है, धनात्मक भी लेना है। तो एक तो ऋणात्मक है और एक क्या है, धनात्मक। ये विषम है और ये क्या है, सम है। तो सम धनात्मक क्या हुआ, ये x का मान मिला क्या, 4। तो हमने जो संख्या माना था, क्या क्या संख्या माना था, क्या क्या माना हमने, 2x। तो प्रथम संख्या देखिए, प्रथम संख्या क्या है, 2x है। 2x यानी क्या, 2 गुणा x का मान रख दे अगर, तो 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। और इसका क्रमागत संख्या क्या है, तो क्रमागत हमारा क्या है, 2x + 2। तो इसमें मान रखते हैं, 2 गुणा x का मान मिला 4 और फिर +2। 2 चौके 8 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। यानी एक संख्या है 8 और उसका आगे वाला संख्या क्या है, 10 है। दो क्रमागत जो बात हो रही थी प्राकृतिक संख्या की, वो कौन कौन सी है आपकी, 8 और 10। एक बार देख लेते हैं सही बना है कि नहीं, जो उसने शर्त रखा था उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। देखिए उसने क्या बोला था कि जो भी दो क्रमागत संख्या होगा समधनात्मक, उनके वर्गों का योग 164 है। तो एक संख्या मिला 8 और दूसरा संख्या मिला 10। इसको हम जांच कर ले रहे हैं कि सही बना कि नहीं बना। 8 का वर्ग और +10 का वर्ग, क्योंकि उसने बोला है कि वर्गों का योग। तो देखते हैं सही में 164 मिलता है कि नहीं मिलता। आप सब जानते हो कि 8 का वर्ग होता है 64 और 10 का वर्ग होता है 100। जोड़ने से कितना मिला, 164। यानी हमने क्या किया, गणित को पूरा सही सही बनाया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, 23 में पूछा गया था, तीनों ही सेट में पूछा गया था। अच्छे से पढ़िएगा, तैयारी करके रखिएगा, संभावना है फिर से पूछने का, नोट करके रखिएगा और बार बार लिख कर अभ्यास कीजिएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।